अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 के MCQs का। ठीक है, दैट वाज कंडक्टेड टुडे, इट मींस डेटेड 12th of August 2021. So let's start our video. The first MCQ is the number of hydrogen atom present in 90 gram of ice is what? 90 gram of ice. अब आइस की अगर हम बात करते हैं, सो आइस हमारे पास किस चीज़ से बना होता है? आइस इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि मोल्स फाइंड आउट करने हैं पहले। सो मोल्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस। सो मैस इन ग्राम गिवन है आपके पास कितना? 90 ग्राम। सो आप 90 को डिवाइड कर दो मोलर मैस पे। वाटर का जो मोलर मैस होता है दैट इज 18। अगर आप इसको 18 के ऊपर डिवाइड करते हो सो आपके पास आंसर यहाँ से आएगा 5 मोल्स हैं। ठीक है, 1 मोल जो है दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। अगर आपके पास 5 मोल्स होंगे तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? वो होगा x। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24। Next MCQ is the number of moles of water produced when 16 gram of hydrogen react with 16 gram of oxygen according to the following reaction. आपके पास ये रिएक्शन गिवन है। ठीक है, आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए आप लोग करोगे क्या? मोल रेशियो फाइंड आउट करोगे हाइड्रोजन वर्सेस वाटर, और दूसरी साइड पे आप लोग फाइंड आउट करें ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, यहाँ से आपने फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो उससे आपके पास 1 मोल वाटर भी बन रहा है। लेकिन अगर हमारे पास 16 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम को आपने पहले क्या करना है? मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। 16 को डिवाइड करें 2.018। अब 2.018 जो है दिस इज द मोलर मास फॉर हाइड्रोजन। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 7.9 मोल्स। ठीक है, ये आपके पास 7.9 मोल्स आ गए। अगर 7.9 मोल्स हाइड्रोजन के होंगे तो फिर उससे कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? दैट वुड बी x। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7.9 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन से 7.9 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे अगर आपके पास उसके 7.9 मोल्स होंगे। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर हमारे पास हाफ मोल ऑक्सीजन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो उससे 1 मोल्स वाटर की प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम का मतलब है कि 16 डिवाइड बाई 32 कहाँ से है? दिस इज द मोलर मास फॉर ऑक्सीजन। सो यहाँ पे 16 को 32 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0.5। सो अगर आपके पास 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे तो उससे कितना वाटर बनेगा? दैट वुड बी x। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आप देखोगे कि 0.5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। सो यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन जो है 7.9 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 1 मोल। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज ग्रेटर रेडियस ऑफ इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। स्टूडेंट्स याद रखें कि एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द रेडियस ऑफ द आयन डिक्रीजेस। सो हाइड्रोजन एटम जो है इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद हीलियम पॉजिटिव, फिर लिथियम पॉजिटिव, और सबसे जो लेस होगा दैट वुड बी बेरिलियम पॉजिटिव 3, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। सो इसका जो रेडियस होगा वो सबसे लेस होगा। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब यहाँ पे जिसका राइट ऑप्शन है दैट इज वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? वाटर की बैंड शेप ज्योमेट्री है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास इसके बॉन्ड पेयर हैं जिनके बीच में रिपल्शन होती है, और इसके ऊपर अगर आप देखो तो 2 लॉन पेयर हैं, तो 2 लॉन पेयर की वजह से भी रिपल्शन होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर PCl5 की बात करते हो तो PCl5 में यहाँ पे कोई लॉन पेयर नहीं होता है। अमोनिया के अंदर सिर्फ एक ही लॉन पेयर है, सो इसके अंदर तो रिपल्शन पॉसिबल नहीं है लॉन पेयर। अगर हम बात करते हैं मीथेन की तो मीथेन के ऊपर कोई लॉन पेयर मौजूद ही नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट बोथ द मॉलिक्यूल हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन देयर सेंट्रल एटम। अगर हम बात करते हैं मीथेन और वाटर की तो इसके अंदर क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है।
नेक्स्ट आपके पास है इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब आपके पास एक इक्वेशन है दैट इज P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन है, आपको उसने कंडीशंस दे दी हुई हैं। अगर वॉल्यूम V1 है तो उसको हम लिख लेते हैं कि दैट इज इक्वल टू V। अगर P1 है तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू P। अगर आपके पास P2 है तो वो उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रेशर को आपने कितना करना है, रिड्यूस हाफ, तो हम लिखेंगे 1/2 P लिखेंगे। और उसके बाद टेम्परेचर T1 जो है उसको हम कह देते हैं कि दैट इज इक्वल टू स्मॉल t। और अगर T2 जो है तो आप देख रहे हो ना, तो आपको क्या कह रहा है कि टेम्परेचर जो है उसको आप डबल कर रहे हो, तो उसके लिए हम लिख देते हैं 2 × T। अब इस इक्वेशन से आपने V2 फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे V2 जो बाकी P2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से आंसर आएगा P1 V1, T2 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा T2, यहाँ पे आपके पास होगा T1 और मल्टीप्लाई बाय V2। अब आप देखो कि P1 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, दैट इज P। सो आप P1 की जगह पे लिखो P। इसी तरह आपके पास V1 के लिए जो वैल्यू थी दैट इज V, और आपके पास T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 2T। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 × T, या V2 के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास T1 कितना है, टेम्परेचर 1 जो है दैट इज T, और V2 जो है वो आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास बनेगा P2, क्योंकि आपने इस P को इधर लेकर आना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा P2। अब P2 जो है वो आप देख रहे हो कितना है, उसको आपने हाफ करना है, तो 1/2 को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे इस तरह, और P जो है यहीं पे रह जाएगा। अब यहाँ पे T और T जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये P और ये P कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 4 आएगा, यहाँ पे V है और ये इक्वल होगा V2 के। इसका मतलब है वॉल्यूम जो है ये 4 टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर D जो है दैट इज करेक्ट, इट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। सो नेक्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेसेस ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी आपके पास इन मॉलिक्यूल्स में किसकी ज़्यादा होगी, तो याद रखो कि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर साइजेस। अगर आप देखो तो आयोडीन का जो मॉलिक्यूलर साइज है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड पोसेसेस ग्रेटर लेटेस्ट एनर्जी। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है दैट इज फॉर सोडियम फ्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं सो आयोनिक रेडियस इंक्रीजेज एंड लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेज। अगर हम पीरियड की बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, सो चार्ज ऑन आयन इंक्रीजेज और लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। लेटेस्ट एनर्जी है क्या चीज़, जब आपके पास आयोनिक कंपाउंड है उसको आप ब्रेक करते हो, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज लेटेस्ट एनर्जी। सोडियम फ्लोराइड के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसका एटॉमिक साइज जो है वो बहुत छोटा है। इसका जो आयोनिक रेडियस है, सॉरी फ्लोराइड आयन है, तो इसका फ्लोराइड आयन जो है वो बहुत छोटा होता है, इस वजह से इसका जो लेटेस्ट एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आपके पास है ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अगर आप देखो सो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जितना आप इसको टेम्परेचर ज़्यादा करोगे उतना ही इसके ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रोड्यूसेस एसिडिक सोल्यूशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एसिडिक सोल्यूशन क्यों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो इसकी रीज़न ये है कि जब आप कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करवाओ वाटर के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा, H2SO4 बनेगा। H2SO4 क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रोटॉन की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है, और साथ में आपके पास एक दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इसके साथ 2 होगा। देखिए यहाँ पे एसिड बन रहा है ना, एसिडिक सोल्यूशन बन रहा है। सो राइट ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 1 मोलर सोडियम एसिटेट। pKa की वैल्यू गिवन है आपको।
हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज pH जो होता है दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब अगर आप देखो तो सोडियम एसिटेट जो है दैट इज सॉल्ट और एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। pKa की वैल्यू गिवन है दैट इज 4.74 और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना गिवन है, 1 मोलर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। दूसरा है दैट इज एसिटिक एसिड और उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है, 1 गिवन है। इसको जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। सो इसका मतलब है 4.74 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 4.74। नेक्स्ट आपके पास है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है सी वाटर कंटेन 6 parts per million dissolved oxygen. The mass of oxygen dissolved in 1 kg of seawater is parts per million, that is ppm, that is equal to mass of solute divided by mass of solution और मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसको 10⁻⁶। मिलियन की बात कर रहे हैं तो आपने 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ppm की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 ppm गिवन है और आपने जो मैस है वो फाइंड आउट करना है। तो आप इसकी जगह मैस की जगह आप लिखोगे मैस ऑफ ऑक्सीजन लिख दो या एक्स लिख दो और जो आपके पास सोल्यूशन है उसका आप देखें तो मैस गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 1 kg। 1 kg के लिए आप लिख सकते हो 10⁻³ और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10⁻⁶ के साथ। सो अब सिंपल मैथमेटिक्स है कि x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यहाँ पे 10⁻⁶ लिखा हुआ है तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम। सो अब सर्च करें कि ये कौन से वाला राइट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की एंथैल्पी फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बॉर्न हैबर साइकिल चाहिए होता है। नेक्स्ट आपके पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बैलेंस द इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव आयन है, इसको बैलेंस करने के लिए आपने रिएक्टेंट के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं। सो राइट ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉन विथ रिएक्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HbRO3, अब यहाँ पे आप लिखोगे हाइड्रोजन प्लस x फॉर ब्रोमीन और साथ में आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, एज अ होल न्यूट्रल है तो आप लिखोगे 0। हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है दैट इज +1 और साथ में आप ब्रोमीन की जगह पे लिखो x। ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -2 और ये आपके पास होगा 0 के। कैलकुलेट कर लें सिंपल, यहाँ पे आपके पास आएगा +1, यहाँ पे आएगा +x और 3 को अगर आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -6 दैट इज इक्वल टू 0। -6 वहाँ पे जाके +6 बन जाएगा और +1 उधर जाके -1 बन जाएगा। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज +5। सो ब्रोमीन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज +5। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आप एक्टिविटी सीरीज की बात करते हो सो कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है, सो इसलिए इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो डियर व्यूअर, ये था आज का पेपर, दैट वाज क्वाइट लेंथी। आई होप सो कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आपके जो मार्क्स आए हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए। स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।